मुंबई स्थित श्याम कुमार सुलक्षण सरीन ने हाल ही में अपनी बेटी के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिला अधिकारी अशोकनगर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल ये गुहार इसलिए लगाई गई है क्योंकि उनकी 2 साल की बेटी तृप्ति उर्फ रितिका वो वापस पाना चाहते हैं जो उनके ससुराल वालों के पास है। श्याम की बीवी अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी 2 साल की बेटी उनके ससुराल वालों के पास ही है। लगातार कई मिन्नतें करने के बाद भी श्याम को जब उनकी बेटी नहीं मिली तो उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के दरवाजे खटखटाए। पूरा मामला जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा और पूरी कहानी खुद श्याम कुमार हमें बताएंगे। मेरा नाम श्याम कुमार सुलक्षण सरीन है। मैं बॉम्बे का निवासी हूँ। जन्म भी मेरा बॉम्बे में ही हुआ है और मैं प्रोफेशन से डिप्लोमा इन फार्मेसी होल्डर हूँ। मेडिकल स्टोर चलाता हूँ और बॉम्बे में रहता हूँ। आपकी शादी जो हुई है वो लव मैरिज है या अरेंज? जी, अरेंज मैरिज है। जी, आपके घर वालों ने कराई? जी, घर वालों ने कराई है। तो आप अपनी बीवी के साथ यहीं रहते थे शादी के बाद? जी, यहीं रहते थे। उनकी आत्महत्या कब हुई है? 10 अक्टूबर 2015। तो इस पूरे वृत्तांत सा- को जरा सॉरी अच्छा, आप जरा खुलकर बताइए। 7 अक्टूबर 2015 को हुई है और हमारे बीच में ऐसा कोई झगड़ा या कोई मतभेद का कोई सवाल ही नहीं था। हम लोग अच्छे से खुशी से रह रहे थे। ये सब कुछ हुआ है, सब मेरी जो विधवा साली है उनकी वजह से हुआ है। उनका नाम? उनका नाम नमिता है, नमिता चुग। उनकी वजह से ये सब हुआ है। ऐसा कब लगा कि वो आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर? जब से उनके हस्बैंड का देहांत हो गया तब से वो इंटरफेयर करना चालू कर दिया उन्होंने हमारी लाइफ में। कुछ ना कुछ काम से, कुछ ना कुछ कारण से हमसे पैसे, मेरे से पैसे मांगे जाते थे। कोई ना कोई, क्या रीजन लिया? जैसे उनके हस्बैंड बीमार थे तो उनके इलाज के लिए पैसा मांगा था मुझसे। तो नमिता के हस्बैंड? जी, नमिता के हस्बैंड बीमार थे, किडनी फेल थी उनकी दोनों, डायलिसिस पे थे वो उनको भोपाल लेके जाके उनका इलाज करना पड़ता था। तो उस चक्कर में उन्होंने लाख रुपए तक मांगा था, 1 लाख रुपया। बट उस वक्त मेरी परिस्थिति नहीं थी, फिर भी मैंने मेरे दोस्तों के द्वारा दवाई का खर्च वहाँ पे पहुँचाया था, दवाई पहुँचाई थी वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद? उसके बाद फिर मेरा जो साला है उसको कुछ परमानेंट जॉब नहीं है अभी। वो आपके साली का संचित नरूला, उनका परमानेंट जॉब कुछ है नहीं और अभी उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया नहीं है। तो उनको रेलवे में नौकरी दिलाने के चक्कर में उन्होंने मेरे से 3 लाख रुपए की मांग की थी। ये मांग किसकी तरफ से थी? उनकी तरफ से आई थी, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, ससुर की तरफ से, मनोहर लाल नरूला की तरफ से। फिर भी उस वक्त मेरे पास उतनी परिस्थिति नहीं थी तो घर वालों से सलाह करके मैंने कुछ 1 लाख रुपया उनको कैश दिया था उस वक्त। इस बात के लिए आपके घर वाले राजी हो गए? जी जी, राजी हो गए थे। उसके बाद फिर ये मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरे जो साड़ू साहब थे दिलीप चुग, वो गुजर गए। नमिता जी? हाँ, फिर नमिता जी के पति गुजरने के बाद वो अपने मायके आके रहने लगी और उन्होंने अपने ससुराल वालों से अच्छा वो पैसे भी ये लिए। उन्होंने बोला कि ये मेरा हक है, मेरे आदमी का जो है मुझे दे दो। क्या नमिता का कोई बच्चा था उनके पास? जी, उनका खुद का कोई बच्चा नहीं, उनकी एक गोद ली हुई बच्ची है जो 8-10 साल की है, उसका नाम अंजलि है। शादी के इस 2 महीने में ही उनकी 8-10 साल की बच्ची, मतलब कब? नहीं, उन्होंने पहले ही ली थी गोद। अच्छा, शादी के पहले ही गोद ली वो थी। बच्चा का खर्च मेरी कौन उठाता था? वो खुद उठाते थे। वो कुछ जॉब जी, करते हैं? नहीं, खुद कोई जॉब नहीं करते। तो पहले मतलब घर वाले उठाते थे? जी, घर वाले उठाते थे। अब वो कुछ अभी टीचर का जॉब कर रही है वहाँ पे, वो मुझे ठीक से पता नहीं है। तो नमिता के पति के मरने के बाद? बस वो 1.5 साल तक वहाँ पे लगी रही, वहाँ से हिस्सा लेने में। 1.5 साल के बाद जब वो यहाँ पे अपने मायके आके रहने लगी और जब मेरी औरत यहाँ से खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने गई थी वहाँ पे, तो रक्षाबंधन तक तो तब सब सही था, लेकिन कुछ रक्षाबंधन तक सब सही था। उसके रक्षाबंधन के बाद ही उनकी मांगे चालू हो गई कि आप अपना माँ बाप को, पिताजी को छोड़ दो, अपना जो जायदाद में हिस्सा है वो ले आओ और यहाँ पे आके आप दुकान, मेडिकल स्टोर यहाँ पे ओपन करो। जैसा कि आपने कहा आपके ससुर मनोहर जी, वो क्या काम करते हैं? वो ड्राइवर है, उनका कोई फिक्स जॉब नहीं है। रघुवंशी करके एक प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे, बस कंपनी, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, लेकिन वो एज अ पार्ट टाइमर है वहाँ पे, उनका फिक्स जॉब नहीं है। अगर कोई ड्राइवर नहीं आता है तो उनको बुलाया जाता है। तो मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन, ना होने के कारण जी आपको ये प्रेशर जी बनाया? जी जी। ये सबकी तरफ से था या सिर्फ नमिता की तरफ से?
नहीं, ये ओवरऑल सबका सबका मिली भगत है इसमें। मेरी सास तक इसमें शामिल है। मुझे लगता था कि वो नहीं है, बट सबका आपसे उनका तो ये था। रक्षाबंधन में जब आपकी वाइफ वहाँ पर गई तो क्या उनका भी यही मानना था आपसे? नहीं, तब तक उनका ऐसा कुछ इच्छा नहीं थी उसकी। मतलब उन्होंने भी कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं नहीं नहीं, वो खाली यही बोलती थी कि देखो मैं आपके माँ बाप की सेवा कर रही हूँ, आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आप मेरे माँ बाप के लिए जो बन सकता है आप कीजिए। तो मेरे से उस वक्त जो बन पड़ता था मैं करता था। आर्थिक व्यवस्था भी की है मैंने। मेरा साला आ जाता था, 2-5 हजार रुपये स्टेशन पे आता था, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे, वहाँ पे पैसे देता था, वहाँ से वो चला जाता था, घर तक नहीं आता था। ऐसा कितनी बार हुआ? 3 से 4 बार हुआ है ऐसा। मतलब वो लोग सामने से काफी बार ट्राई कर चुके हैं और मेरे से जितना हो सका मैंने उनको दिया है। बट अब मैं भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। रक्षाबंधन के बाद का बताइए। रक्षाबंधन के बाद मैं उसको लेने के लिए गया तो ट्रेन में जब सफ़र कर रहा था फ़ोन आया कि आप यहाँ पे मत आओ, आप जब आना जब आप अपने मम्मी पापा को लेके आएंगे। ये कॉल किसका? ये नमिता ने किया था मेरे को। उन्होंने ये बोला फ़ोन पे कि आप जब आना मेरे पास, जब आप अपने माँ बाप को साथ में लाइए और हमको लिखा पढ़ी करने के बाद ही हम आपको आपकी बेटी और आपकी हमारी बेटी आपको भेजेंगे आपके साथ में। पहुंचे नहीं थे घर? नहीं, मैं ट्रेन में ही था तब उन्होंने मेरे को बोला। आपने टिकट किसकी किसकी ली थी? मेरी जाने की थी और वापसी में मेरी औरत की और मेरी बच्ची और मेरी तीनों की इस थी। समय आपकी बच्ची हो चुकी है? हो चुकी 1 साल की थी मेरी बेटी उस वक्त। 14 महीने की थी मेरी बेटी। तो फिर क्या आप पहुंचे वहाँ तक? नहीं, मैं वहाँ तक गया मैं, बट उन्होंने बच्ची को भेजा नहीं। मैं ट्रेन से स्टेशन से खाली हाथ आ गया फिर। मतलब अपनी वाइफ से मिलने उनके घर नहीं गए थे या नहीं? नहीं, वो लेके ही नहीं आए। स्टेशन तक ही टिकट था मेरा। एक्चुअली कैसा है, मेन जंक्शन पे ही जाना था और उनका थोड़ा 2 घंटा आगे है रास्ता। तो उनको बोला था आप 2 घंटा इधर आ जाइए, अगर मैं वहां तक आया तो वापसी की ट्रेन मिस हो जाएगी। तो मेन जंक्शन पे मैं पहुंचा। हाँ, मैं रिटर्न टिकट लेके गया था। उस वक्त कुंभ का मेला चल रहा था और बच्चों के साथ औरत के साथ में आप ट्रेन में ऐसे विदाउट रिजर्वेशन नहीं चल सकते। तो कुंभ का मेले की वजह से मुझे तत्काल टिकट लेनी पड़ी तो थी। इस बीच आपकी आपके वाइफ से बात हुई थी? जी, बातचीत होती थी मेरी बराबर। उसका सिर्फ यही बोलना था कि दीदी को आप मना लो, ये मेरी मम्मी को समझा दो, पिताजी को समझा दो। इस बीच उन्होंने कभी ऐसा कहा कि नमिता या घर के किसी भी मेंबर, उनके मॉम डैड कोई प्रेशर कर रहा है उनके ऊपर? वो यही बोलते थे कि तू कैसे भी करके तेरे आदमी को इधर बुला, 1 घंटे के लिए बुला, लेकिन आदमी को इधर बुला, हम उससे लिखा पढ़ी करेंगे तभी तेरे को उसके साथ भेजेंगे। तो आप कभी घर तक गए थे? जी, मैं 1 बार गया था, बट मैं अपने दूसरी साली के घर गया था राजस्थान में। उस वक्त उसका बच्चा चल बसा था पेट में, तो उसको कंडोलेंस देने के हिसाब से गए थे हम। और वहाँ पे मेरी वाइफ मेरे साथ आने के लिए तैयार भी हो गई थी, घर के बाहर तक आई थी। जी जी, तो घर के बाहर तक आ गई थी, बट नमिता ने उसको आने नहीं दिया। उसको इमोशनली बोला कि अब तू यहाँ से गई तो हम तेरा मेरा रिश्ता खत्म, हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, ऐसा सब बोल के उसको वहाँ पे रोक लिया। कब की बात? ये 4 अक्टूबर की बात है और 7 अक्टूबर को ये हादसा हुआ है उसके साथ। और जहाँ तक है, कौन से रिटर्न आ चुकी थी? जी, वो अपने घर आ गए थे अशोकनगर में। डेथ 7 अक्टूबर को हुई है। जी। आपको इस बारे में कब बताया गया? मेरे को 7 अक्टूबर शाम को पता चला, वो भी कुर्ला पुलिस स्टेशन में हम जाके, जब हमको एक्चुअली सुबह पिताजी को करीबन 1:45 बजे फ़ोन आया, 1:45-2 बजे फ़ोन आया कि हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी ने ऐसा ऐसा किया है। हम उनके घर वालों ने पिताजी को बोला, और जबकि उन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम डाला है कि मैंने मारा है उसको, जबकि मैं यहाँ था ही नहीं। मैं उस वक्त हवाई जहाज में था, जम्मू से मैं बॉम्बे आ रहा था। तो जब 7 बजे मैं बॉम्बे पहुंचा तो दुकान बंद मिली, पिताजी को पूछा, बोले ऐसी ऐसी कुछ खबर है, लेकिन हमको कुछ श्योर नहीं है, आप लोग कंफर्म? कंफर्म नहीं थे। तो हम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाने गए। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से अशोकनगर पुलिस स्टेशन फ़ोन करके इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा, हाँ, एक बॉडी आई है और उसने आत्महत्या की है। जबकि मैडम आत्महत्या नहीं हो सकती है, या मेरे को शक है कि उसको मारा गया है। वहाँ से भागने की कोशिश की है, मेरे पास आना चाहती थी, उसके घर वालों ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखा। वो पकड़ा पकड़ी में कुछ सीना झपटी में उसको कहीं लग गई, वो मर गई, और उसको लटका दिया और उसके बाद बोल दिया कि उसने फांसी लगाई। कोई भी औरत है अपने 1 साल के बच्चे के सामने ऐसा कदम नहीं उठा सकती। उसकी छोटी बच्ची थी, दूध पीती हुई बच्ची। मतलब ऐसा कुछ बात हुआ है आपका, जैसे आप कह रहे हैं कि मारा होगा? जी, मुझे ऐसा लगता, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है कि हिट बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। हिट बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज से उसको मारा गया है। और दूसरी जगह लिखा गया है कि उसकी मौत इस वजह से हुई है क्योंकि उसको फांसी लगाई है, ड्यू टू हैंगिंग, एस्पेशिया की वजह से हुई है। आपकी शादी को इन 2-2.5 सालों में आप जी। इतना तो जाने होंगे उनको कि आपको लगा वो आत्महत्या कर सकती हैं?
नहीं, वो आत्महत्या नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकती है, मुझे तो नहीं लगता। और उसकी बच्ची के सामने तो कोई औरत ऐसा कर ही नहीं सकता। दूध पीती बच्ची थी उसकी। जी, मैंने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को खत लिखा है, मेल भी किया है उनको। प्लस मैंने CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अशोकनगर में जाके एप्लीकेशन भी डाला है। प्लस मैंने महिला विभाग में अशोकनगर में जाके एप्लीकेशन डाला है कि मेरे को मेरी बेटी जल्द से जल्द दिला दीजिए आप। बाकी जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। कोर्ट में कस्टडी के लिए अप्लाई किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अभी तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, फिलहाल तो किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। बाकी पब्लिक का सपोर्ट बहुत है। मैंने इधर Change.org के ऊपर भी मैंने अपना एक पिटीशन डाला था कि मेरी 2 साल की बच्ची मुझे लौटा दो, तो उधर मेरे को कुछ 550 लोगों का पिटीशन पे साइन मिला है। और अभी भी लोग साइन कर रहे हैं मेरे फेवर में, मेरी बात को समझ रहे हैं कि ये बंदा अपनी बच्ची के लिए इतना परेशान है, इतना प्यार करता है, इसीलिए उसके लिए इतनी केयर करता है करके इतना सब स्ट्रगल करके उसको मांग रहा है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी बेटी मेरे को दिला दो, मेरी बेटी मेरे को दिला दो। आखिरी बार आप कब गए थे अशोकनगर? मैं गया था साहब 2 महीने पहले तारीख पे। दरअसल ये अशोकनगर है कहाँ? अशोकनगर साहब MP में पड़ता है। MP से बीना मेन जंक्शन बीना पे हमको उतरना पड़ता है, वहाँ से 70 किलोमीटर्स अंदर जाना पड़ता है। एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, एक लोकल लाइन है, वहाँ पे साइड लाइन है जो वहाँ से बीना से कोटा को कनेक्ट करती है। तो बीना से जो कोटा को रास्ता जाता है वो लाइन पे अशोकनगर पड़ता है। वहाँ के थाना प्रभारी ने आपको क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने बोला था हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन 1 साल हो गया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, और हम जाते हैं तो मिलते भी नहीं है, मना कर देते हैं, हम नहीं है वो जगह पे। इस बारे में आप लोग वहाँ के SP से भी मिले थे? जी, उनके SP को भी मिला हमने। उन्होंने हमको CWC जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने अपना हमारा एप्लीकेशन तो ले लिया, लेकिन उन्होंने बोला आप CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जाके रिपोर्ट कीजिए, वो ही आपको बच्ची दिला पाएंगे, उनको ही इतने राइट्स है बच्ची को दिलाने के। जब वो हमको ऑर्डर देंगे तो हम आपको बच्ची लाके देंगे। ऐसा भी सुना गया है कि आप मध्य प्रदेश के सूचना जनसंपर्क विभाग जो मुंबई में है, जी, वहाँ भी आप लोगों ने अप्रोच किया है? जी, वहाँ पे भी मैंने अप्रोच किया है। उन्होंने भी यही बोला है कि आप अशोकनगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे मिस्टर सिद्दीकी को मिलिए। और ससुर हूँ, उस मेरी बहू थी, वो नेचर उसका बहुत अच्छा था, मिलनसार था, और हमेशा पापा पापा करके मेरे को कहती थी। कुछ भी काम हो, कुछ भी उसका चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बोलती थी, मैं ला के देता था उसको। आपकी लास्ट टाइम उनसे कब मुलाकात हुई? लास्ट बस वही बर्थडे पे, बच्चे का बर्थडे मनाया था 12 तारीख को, 12 अगस्त को, और अगले दिन की उनकी टिकट थी। उसका भाई आया था। 1 साल की हो चुकी थी आपको, बर्थडे तब से आप लोगों ने नहीं देखा? तब से नहीं देखा है, और अभी भी जाते हैं, पर हमारी 4-6 बार हम गए हैं, लेकिन हमको कभी उन्होंने बच्चे से मिलना नहीं दिया है, ना हमको सामने लाते हैं बच्चे को। आप लोग कितनी बार जा चुके हैं उनके घर? उनके घर तो हम 7-8 बार जा चुके हैं, लेकिन वो धिक्कार देते हैं, गालियां देते हैं, बोलते तुम्हारा इधर कोई काम ही नहीं है। बच्ची को ठीक से रखा जा रहा है? अब इसके बारे में तो उनकी मतलब बच्ची से भेंट नहीं हुई अब तक? नहीं देखा नहीं ही नहीं हम लोगों ने आज 1 साल 4 महीना जा रहा, हमने बच्ची की अपनी शक्ल ही नहीं देखी। वहाँ रहते हुए बच्चे को 16 महीने हो गए, ना हमको बच्ची दिखाई गई है, ना हमने पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन पुलिस भी उस कार्य में बोलती है, उनको सामने पुलिस स्टेशन में बुलाया तो बोलते हम कुछ भी हो जाए हम बच्ची नहीं देंगे। और इनडायरेक्टली वो मांग करते हैं कुछ न कुछ बच्ची के लिए, कि भाई पैसे ऐंठने का चक्कर है सारा बस। बहुत अच्छा था, और उसने मेरी बहुत सेवा करी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बेड पे थी, उसने भरपूर सेवा करी, कोई कमी नहीं करी। अच्छा था, कभी मेरा उसके संग लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ ही नहीं। हम दोनों में बेटी जैसा, माँ बेटी जैसा संबंध था। तो जैसा कि आपने देखा कि एक पिता अपनी 2 साल की बच्ची के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MP के मुख्यमंत्री तक कितना प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सिवाय कोरे आश्वासन के उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा। साहिल खान के साथ नीतू सिंह, समय राष्ट्रीय न्यूज।